बच्चों वर्क पावर एनर्जी हमारा कंटिन्यू था और पोटेंशियल एनर्जी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था और एक सवाल दिया था टू राइट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चेन whose mass is m, length is l, जहां पे 1/3 लेंथ, ये टोटल है, 1/3 लेंथ जो है वो हैंग कर रहा है. And I asked to take potential energy 0 at this level. So what is total gravitational potential energy of this chain? तो तुम सबने बहुत सही सही किया कि इसको दो पार्ट में कंसीडर किया, एक बॉडी ये और एक बॉडी ये. इसका तो मास जो भी है 0 लेवल पे रखा है, so potential energy 0. For this part, if total mass is m, so L by 3 लेंथ का मास हो जाएगा 1/3. नहीं तो कैलकुलेशन से ऐसे लीनियर मास डेंसिटी इनटू लेंथ. तो ये m डैश मान लेते हैं इसका मास, जो कि m by 3 है, m डैश g, और यहां से कितना नीचे में मानूं, इसको 1 पॉइंट मास मानूं तो ये मिडिल में रखा हुआ है, सो इतना इंटू L by 6, और ये रेफरेंस लेवल से नीचे है इसलिए माइनस m डैश हो जाएगा m by 3. सबने सही सही सॉल्व किया, माइनस mgl by 18. दैट इज करेक्ट आंसर. सो लास्ट लेक्चर में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाया, स्प्रिंग का मुझे लगता है बता दिया है. नेचुरल लेंथ में तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी 0 लिए, सो इफ इट इज इलोंगेटेड बाय डिस्टेंस x, तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ k x स्क्वायर. अगर नेचुरल लेंथ से पोटेंशियल एनर्जी कंप्रेस्ड है सपोज x डिस्टेंस से, तो भी यहां भी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा हाफ k x स्क्वायर. ठीक है. अब आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन. और इस पे बहुत सारे सवाल बनते हैं, बहुत सारे का मतलब बहुत सारे. तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं. हेडिंग डाल लो, अच्छा ये जो चैप्टर है ना वर्क एनर्जी पावर का, ये हमें कब यूज करना है, इसके कॉन्सेप्ट कब यूज होंगे, शायद मैंने पहले बताया होगा, फिर से एक बार बोल देता हूं. जब मुझे कोई ऐसा सवाल हो कि यहाँ पे कोई स्पीड दिया हो एक पर्टिकुलर पोजीशंस पे किसी इनिशियल सिचुएशन पे, और किसी दूसरे पोजीशंस पे उस समय स्पीड पूछा गया, टाइम पे नहीं, दूसरे पोजीशन पे, तो उस केस में कोशिश करना वर्क पावर एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, एनर्जी कंजर्वेशन या वर्क एनर्जी थ्योरम, ये हमें अप्लाई करना है. बीच का मोशन कैसा है बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन या वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना. और कुछ सवाल हमने किए भी हैं और आगे भी करेंगे. तो ये क्या है, पहले मैं इसको समझाता हूं कैसे आएगा वो. तो मैं लिख रहा हूं वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या था, कि क्या वर्क एनर्जी थ्योरम सिस्टम के लिए वैलिड है. तो हेडिंग डालो
is the work energy theorem valid for a system? Okay, work energy theorem है क्या? Change in kinetic energy is equal to work done by all forces. बच्चों इसका आंसर होगा यस, वर्क एनर्जी थ्योरम इज वैलिड फॉर सिस्टम आल्सो. But we have to consider अगर सिस्टम के लिए लिख रहे हैं तो वी हैव टू कंसीडर वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस. मतलब सिर्फ इंटरनल नहीं, सारे फोर्सेस मतलब इंटरनल को भी कंसीडर करना होगा. ओके सर, ये इंटरनल फोर्स क्या है? हमें पता है जब सिस्टम लेते हैं तो एक बॉडी दूसरे बॉडी पे जो फोर्स लगाता है उसको हम बोलते हैं इंटरनल फोर्सेस. लेकिन तुम्हें याद होगा जब हम न्यूटन्स लॉ पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि इन ड्रॉइंग एफबीडी ऑफ ए सिस्टम डू नॉट ड्रॉ इंटरनल फोर्सेस. इसके बाद वाला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास. एक चैप्टर है जहां पे हम बोलेंगे कि सिस्टम का एक लीनियर मोमेंटम होता है और वो लीनियर मोमेंटम इंटरनल फोर्सेस के कारण चेंज नहीं होता है. इंटरनल फोर्सेस कैन नॉट चेंज लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. तो ये दोनों बच्चे के दिमाग में रहता है बिकॉज ये बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और उसके कारण यहाँ पे गलती कर देते हैं. वर्क एनर्जी थ्योरम में भी अगर कोई पूछा जाए तो बोल देता है बच्चा कि इंटरनल फोर्सेज का वर्क डन नहीं लेना है, इंटरनल फोर्सेज का नेट वर्क डन 0 हो जाएगा. ऐसा स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट देते हैं. इंटरनल फोर्सेज कैन नॉट चेंज काइनेटिक एनर्जी, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. करेक्ट स्टेटमेंट होगा इंटरनल फोर्सेज कैन चेंज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम. We will discuss this. तो आइडिया क्या आया? जब हम वर्क एनर्जी थ्योरम ले रहे हैं सिस्टम के लिए तो इस केस में डेल्टा के इज इक्वल टू लिखेंगे वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज में वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स. ये भी लेना है. लिखो यहां तक. आई होप कि लिख लिया होगा. एक एग्जांपल दिखा देता हूं, थोड़ा सा समझा देता हूं कि इंटरनल फोर्सेस को क्यों लेना जरूरी है. दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड. मान लेते हैं कि एक चार्ज क्यू ले लिया, इस पे प्लस चार्ज क्यू है और इस पे एक माइनस चार्ज क्यू है, कुछ मास है और अभी रेस्ट से रिलीज किया है. ये लिखने की जरूरत नहीं, ये जस्ट समझ लो सर. अब देखो अगर स्मूथ सरफेस पर रखा देन व्हाट यू विल ऑब्जर्व दैट कि ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है अट्रैक्टिव,
सो ये इधर एक्सलेट करना शुरू करेगा और ये इधर एक्सलेट करना शुरू करेगा। इस पे इन दोनों को सिस्टम ले लिया। अभी काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0। और कुछ देर बाद देखोगे कि ये कुछ यहाँ पे आ गया, इसका कुछ वेलोसिटी इधर है, इसका भी कुछ वेलोसिटी इधर है। चूंकि मासेज अभी सेम है, फोर्स भी सेम है, तो वेलोसिटी भी सेम हो जाएगा या डिफरेंट हो सकता है अगर मास डिफरेंट है तो। मैं मास डिफरेंट ही ले लेता हूँ, m1 m2 v1 v2। अगर हम बात करें कि क्या अब इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है क्या, कहोगे यस। इसका काइनेटिक एनर्जी निगेटिव हो नहीं सकता, पॉजिटिव ही होगा। वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग है, बट इसके पास भी कुछ पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी, इसके पास भी। सिस्टम का एक नेट काइनेटिक एनर्जी हो गया, और सिस्टम पे भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। जो फोर्स है एग्जैक्टली सिर्फ इंटरनल है। मतलब इंटरनल फोर्सेज कैन चेंज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। अभी ये काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर दिया। और अगर हम बात करें कि इंटरनल फोर्स कैसा वर्क किया, देखो इस पे फोर्स लगा इधर, इसका डिस्प्लेसमेंट भी इधर। तो इंटरनल फोर्स इस पे किया पॉजिटिव वर्क, और इस पे भी देखोगे तो इस पे भी फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, इस पे भी पॉजिटिव। दैट मींस सिस्टम पे एक नेट पॉजिटिव वर्क किया है। दैट्स व्हाई इसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज किया। अगर हम बात करें कि ये भी पॉजिटिव होता, ये सिर्फ समझने के लिए बोल रहा हूं, हर्षल महाजन एकदम समझना अच्छे से। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, क्या होता है? सेम चार्जेस में रिपल्सिव फोर्स लगता है। तो कुछ देर बाद तुम क्या देखते हैं कि ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। यहां भी इंटरनल फोर्स, ये रिपल्सिव लगा रहा है। तो अभी फोर्स फिर से इस पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव, दैट्स व्हाई ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ा। अब एक और केस ले लेते हैं कि इनिशियली मैं रेस्ट में नहीं लेता हूं। मैं कहता हूं कि इनिशियली इसको कुछ वेलोसिटी इधर दे दिया v0, इसको दे दिया इधर कुछ v0। मतलब अभी देखना, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, एंड व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि ये जब इधर जा रहा है लेकिन फोर्स इधर लग रहा है, इसलिए ये डिसलेट करेगा, इसका स्पीड कम होगा। ये भी इधर जा रहा है बट फोर्स इधर लग रहा है, ये भी डिसलेट करेगा, इसका स्पीड कम होगा। सो इन दिस केस यू विल फाइंड दैट इसका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रहा है। इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन देखें तो फोर्स इधर है बट वेलोसिटी इधर। So force is doing negative work on this, force is doing negative work on this. तो नेट वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स नेगेटिव है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज की। और हम ऐसे भी ले सकते हैं कि ये दोनों को रेस्ट में रख दो, इंटरनल फोर्सेस लग रहा है बट वर्क नहीं कर रहा है, और देयर आर मेनी अदर केसेस आल्सो। तो एक स्टेटमेंट लिख लेना है यहाँ पे, मैं सिर्फ बोल देता हूं, इंटरनल फोर्सेस कैन इंक्रीज or decrease kinetic energy of a system. अब आगे बढ़ते बच्चों, यहां से आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी रहेगा ये। जो इंटरनल फोर्सेज है उसको मैं दो पार्ट में बांटता हूं। इंटरनल फोर्सेज को, कुछ इंटरनल फोर्सेज हो सकता है कंजर्वेटिव हो, और कुछ इंटरनल फोर्सेज हो सकता है नॉन कंजर्वेटिव हो। ये सी लिखा है कंजर्वेटिव के लिए। और
हमने पिछले क्लास में ये साइड डिराइव किया था कि निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव को हम लोग लिखते हैं डेल्टा यू, पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसको लिख सकता हूं माइनस डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू सी, है ना। अगर इसको माइनस डेल्टा यू लिख लिया और इसको इधर लेके आ गया, सो व्हाट एक्सप्रेशन वी विल गेट, ये वर्क एनर्जी थ्योरम से ही लिखा, सिर्फ इसमें पोटेंशियल एनर्जी को इंक्लूड कर दिया है। मतलब अगर सिस्टम में कंजर्वेटिव फोर्सेज है तो वो कंजर्वेटिव फोर्सेज के वर्क डन को इधर नहीं लिख करके उसको पोटेंशियल के टर्म में लिखना प्रीफर करेंगे, है ना। पोटेंशियल मुझे मोस्टली हमने देख लिया है कि कैसे निकालते हैं, दो चार जो नोन है स्प्रिंग का, ग्रेविटी का, तो इधर लिख लेंगे, बाकी चीज वही है। अब सुनना, इफ work done by external force is 0 and work done by non-conservative force is also 0, या तो एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट ही नहीं हो, या अगर प्रेजेंट भी है तो वर्क नहीं कर रहा है सिस्टम पे, या तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट ही नहीं हो तो बड़ा अच्छा है, हमें ज्यादा सोचना ही नहीं है। लेकिन अगर प्रेजेंट भी हो तो सिस्टम पे वर्क डन 0 कर रहा है। अगर ऐसा है, इफ, इन दैट केस व्हाट वी विल से, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू 0। कंडीशनल है, अगर ऐसा है तो इतना होगा। बच्चों इसको बोलते हैं के एफ माइनस के आई, इसको बोलेंगे के एफ प्लस यू एफ इज इक्वल टू के आई प्लस यू आई, और काइनेटिक प्लस पोटेंशियल को बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ये हो जाएगा फाइनल मैकेनिकल एनर्जी और ये हो जाएगा इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, और ये दोनों सेम रहेगा, कंजर्व रहेगा। सो इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नहीं मैकेनिकल एनर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी, बहुत यूजफुल है, पूरे फिजिक्स में ये यूज आएगा। अगर ऐसा है तो EF इक्वल टू EI, EF का मतलब इसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी है क्या, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन को मैं कभी ऐसे लिख दूंगा, कभी ऐसे लिख दूंगा, कभी ऐसे लिख दूंगा, बात सेम है, कभी ऐसे लिख दिया है, कभी ऐसे लिख दिया, जो कंफर्टेबल लगे। अगर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, तो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इक्वल टू 0 होगा। मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होना चाहिए, तभी तो समेशन 0 होगा। इसका मतलब अगर एक बढ़ रहा है काइनेटिक तो पोटेंशियल घटेगा, या अगर काइनेटिक घट रहा है तो पोटेंशियल बढ़ेगा, है ना। डेल्टा के इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल्टा यू। मान लो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है तो इसको बोलेंगे गेन इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का बढ़ रहा है तो सर्टेनली पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, और चूंकि ये माइनस साइन है डेल्टा यू निगेटिव होगा, तो इसको हम बोल सकते हैं कि जितना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा गेन इन
सॉरी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ऐसे भी मैं कभी बोलूंगा, गेन का मतलब पॉजिटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगा नेगेटिव, या उल्टा भी हो सकता है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी अगर लॉस हो रहा है तो वो कहीं जा रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा होगा। सो वी कैन स्टेट इन दिस वे ऑल्सो, तो परेशान नहीं होना। और छोटा सा सवाल ले रहा हूं, हालांकि ये सवाल मैं न्यूटन्स लॉ भी सॉल्व कर सकता हूं, अभी वर्क पावर एनर्जी से सॉल्व कर रहा हूं। मुझे पूछा जाए कि ये ब्लॉक को अगर रिलीज कर दिया, म्यू इक्वल टू 0 है, म्यू इक्वल टू 0 है, तो ये किस वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगा? मैं क्या करता हूं ना, एनर्जी कंजर्वेशन लगाता हूं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। और सर क्या क्यों लगा सकते हो? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन है नहीं, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, बस रिलीज कर दिया। एक्सटर्नल फोर्स कह सकते हैं mg है, और भी एक्सटर्नल फोर्स है, ये नॉर्मल है, बट नॉर्मल इज नॉट डूइंग वर्क, सो मैकेनिकल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा, तो लिखेंगे डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इक्वल टू 0, या ई आई इज इक्वल टू ई एफ लिखेंगे। और कहोगे सर इसका हाइट क्या है, तो मैं ले लेता हूं इसका हाइट, यहां से कुछ ले लिया, एल है सपोज, नहीं दिया हुआ, मैंने दिया भी नहीं था, ये हाइट सिर्फ दिया था, सो ई आई लिखते हैं। टोटल इनिशियल एनर्जी, बच्चों काइनेटिक एनर्जी तो 0, पहले काइनेटिक लिख लिया, प्लस पोटेंशियल, तो इसका हो जाएगा बच्चों 2mg इंटू 2m मास mg इंटू कुछ भी हाइट l, यहां रेफरेंस ले लेता हूं, बहुत बेसिक से कर रहा हूं। इसका पोटेंशियल होगा रेफरेंस से h हाइट ऊपर है, EF। अब ये जब अगर यहाँ पे आया तो v वेलोसिटी से आया, तो इसका भी वेलोसिटी ये कहीं आएगा आगे, इसका भी वेलोसिटी v रहेगा। तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल, हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ 2m इंटू v स्क्वायर, दोनों का वेलोसिटी v है। प्लस पोटेंशियल की बात करते हैं, तो ये अभी भी इसी लेवल पे है, तो फिर से वो वही रह जाएगा 2mg इंटू l, mgl, प्लस ये तो यहां आ गया, तो इसका हो जाएगा 0। अब दोनों इक्वेशंस बना दिया, इक्वल कर दिया, तो देखो ये वाला टर्म तो दोनों में है,
So mgh is equal to 1/2 m और 2m 3m into v square. So v is equal to कितना आ जाएगा 2h by 2gh by 3m. समझा क्या? यहाँ पे m नहीं रहेगा, ये m तो कैंसिल हो जाएगा ना, 3 से होगा. इसको हालांकि न्यूटन लॉ से भी इतना ही आसानी से कर लेते, एक्सेलरेशन निकाल लेते और फिर एक्सेलरेशन निकालने के बाद वेलोसिटी निकाल लेते, बट हमने दिखाया कि ये वर्क पावर एनर्जी से भी हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से. और एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत बेसिक, बहुत इंपॉर्टेंट, मेरा फेवरेट सवाल. आज ये सीख लिया मतलब तुम्हारा क्लास सफल रहा, एमबी बैच एमआर बैच दोनों के लिए. अच्छा ये स्प्रिंग है और अभी ये नेचुरल लेंथ में है. और इसको भी रिलीज कर दिया. इसका रिजल्ट भी याद कर लेना. अच्छा ये ब्लॉक को जस्ट छोड़ दिया, अगर मैं कुछ कुछ सवाल पूछूं शॉर्टकट, शॉर्ट्स मतलब बहुत ही छोटा सा सवाल, रैपिड फायर टाइप का सवाल, ऐसे सवाल भी आ सकते हैं. सो धनंजय आंसर करेगा. जस्ट आफ्टर रिलीज व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक? जस्ट आफ्टर release what is acceleration of the block? मैं बोल रहा हूं जी, ये करेक्ट आंसर है या रॉन्ग आंसर है? कम से कम इतना बता दो सब, मैसेज करो मुझे. बच्चों ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि इस पे जो फोर्स है एक mg है और एक kx होता है, लेकिन ये तो kx क्या है, 0 है अभी उसी मोमेंट पे. तो ये g से आना शुरू करेगा, ये इसका वेलोसिटी गेन करना शुरू करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में. लेकिन जैसे ये डिस्प्लेस हुआ थोड़ा सा नीचे, व्हाट विल हैपन टू एक्सेलरेशन? जी से कम हो जाएगा. जी से कम हो जाएगा, लेकिन वेलोसिटी अभी भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा?
नीचे आ रहा, वेलोसिटी बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन किधर है, नीचे, वेलोसिटी बढ़ रहा है, लेकिन वेलोसिटी बढ़ने का रेट कम हो रहा, लेकिन वेलोसिटी तो बढ़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे नीचे जा रहा है, kx का फोर्स बढ़ रहा है, और एक पोजीशन आएगा, सारे बच्चे सुना, ये मैकेनिज्म सुना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, फिजिक्स में इंटरेस्ट आ जाएगा। एक पॉइंट आएगा जहां स्प्रिंग का फोर्स kx और ग्रेविटी का फोर्स mg एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा। kx मान लो इलोंगेशन x नॉट हो गया है, तो जिस मोमेंट पे kx नॉट mg के बराबर हो गया, उस समय इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 0, मतलब इसको कहेंगे नेट फोर्स हो जाएगा 0, लेकिन इसके पास कुछ वेलोसिटी रहेगा। किधर रहेगा वेलोसिटी, नीचे, क्योंकि अभी ये वेलोसिटी गेन कर लिया है। एकदम 100% यहां ध्यान देना। वेलोसिटी बढ़ रहा है, हालांकि एक्सेलरेशन कम होते जा रहा है, कम होकर एक्सेलरेशन हो गया 0, तब तक वेलोसिटी गेन कर लिया। अब क्या होगा, ये रुक जाएगा क्या सडनली, नहीं, इसके पास वेलोसिटी है, सो दिस विल गो फर्दर डाउन। सो जिस पोजीशन पे kx नॉट इक्वल टू mg हो गया, उस पोजीशन पे एक्सेलरेशन तो 0 हो गया, बट बिकॉज ये वेलोसिटी गेन कर लिया है, सो इट विल गो फर्दर डाउन। लेकिन जैसे नीचे जाएगा, स्प्रिंग का फोर्स mg से ज्यादा हो जाएगा, और स्प्रिंग का फोर्स ज्यादा हो गया mg से, मतलब एक्सेलरेशन किधर हो जाएगा, ऊपर। वेलोसिटी किधर है, नीचे। ब्लॉक विल डिसलरेट, ब्लॉक का स्पीड कम होगा, लेकिन ब्लॉक का वेलोसिटी चूंकि नीचे है, तो और नीचे जाएगा, स्प्रिंग का इलोंगेशन और बढ़ेगा, और एक्सेलरेशन ऊपर के डायरेक्शन में और बढ़ेगा, वेलोसिटी ज्यादा रेट से कम होना शुरू हो जाएगा। और एक पॉइंट पे क्या होगा, इसका वेलोसिटी कम होते होते एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी 0। क्या ये मैकेनिज्म समझ में आ रहा है बच्चों? ये सवाल आज सीख लिया, तुम्हारा आज का क्लास सफल रहा। एक पॉइंट पे वेलोसिटी 0, क्या अभी और नीचे जाएगा क्या, नहीं नहीं जाएगा, क्योंकि नो सर। वेलोसिटी अब 0 हो गया है। तो क्या मैं इस पोजीशंस को बोल सकता हूं कि दिस इज द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम इलोंगेशन? यस सर। मतलब तुम लोग ये सारे बच्चे Yes, sir. समझ लिए कि मैक्सिमम इलोंगेशन का कंडीशन होगा कि जहां वेलोसिटी 0 हो गया है। यस कभी Yes, कभी sir. बच्चे गलती से करते हैं, मैक्सिमम इलोंगेशन में पूछता हूं तो कहते हैं बच्चे की एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 नहीं, वेलोसिटी 0। जब तक वेलोसिटी है तब तक नीचे जा रहा, इसके बाद और नहीं नीचे जाएगा। क्या ये ब्लॉक यहीं पे रुक जाएगा या ऊपर मूव करना शुरू हो जाएगा? ऊपर ऊपर मूव करेगा। सारे बच्चे कर रहे हैं, मतलब सारे बच्चे सुन रहे हैं ध्यान से और सबको समझ में आ रहा है। अब क्या होगा, ब्लॉक ऊपर मूव करना शुरू करेगा। क्यों? बिकॉज स्प्रिंग का जो फोर्स था वो ज्यादा था mg से, सो ये ऊपर पुल करेगा, तो ये इसका एक्सेलरेशन ऊपर है और वेलोसिटी ऊपर गेन कर रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन कम होते जाएगा, और यहाँ पे फिर से kx नॉट इक्वल टू mg हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वेलोसिटी 0, सॉरी एक्सेलरेशन फिर से क्या हो जाएगा 0, लेकिन तब तक तो ये वेलोसिटी ऊपर गेन कर लिया है ना, तो फिर यही रुकेगा नहीं, वेलोसिटी गेन कर लिया तो ये और ऊपर जाएगा। अब जैसे ही ऊपर जाएगा mg बढ़ जाएगा और kx कम हो गया, अब एक्सेलरेशन नीचे हो जाएगा, फिर इसका वेलोसिटी घटते घटते 0 हो जाएगा, फिर 0 हो गया तो दिस मोशंस विल कंटिन्यू। इसी को हम लोग कहेंगे, अलग एक चैप्टर है पढ़ाएंगे, SHM करना,
सिंपल हार्मोनिक मोशंस, पीरियोडिक मोशन, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते रहेगा। इसके बारे में हम डिटेल में इसलिए कहा कि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म समझ लो, देखो इसको, इस पे बहुत सारे सवाल बनेंगे एसएचएम में, वर्क पावर एनर्जी में। अभी जो मैं पढ़ रहा हूं, हमारा टारगेट है निकालना कि ये बताओ मैक्सिमम इलोंगेशन क्या होगा, एक्स मैक्स। क्लियर? तो बच्चों क्या करता हूं मैं, यहां पे वेलोसिटी हमने देखा जीरो है, यहां भी वेलोसिटी जीरो है। इसमें दो टाइप के फोर्सेज, एक mg भी और एक स्प्रिंग फोर्स भी है, ये दोनों कंजर्वेटिव है, तो इसको पोटेंशियल में डील करेंगे। और कोई फोर्स है क्या? नहीं है, मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज नहीं है, एक्सटर्नल फोर्सेज नहीं है, सो वी कैन से दैट मैकेनिकल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व। कह सकते हैं? हाँ तो हाँ सर। लिखो, यस सर। ये पूरा मैकेनिज्म समझ में आ गया? यस सर। यस सर। गुड। तो सॉल्यूशंस में लिखो, अप्लाइंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, applying mechanical energy conservation किसके बीच में, between initial point and at maximum elongation, है ना? मैक्सिमम elongation, EI is equal to EF। अब इनिशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी में सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी, देखो मैंने जीरो लिखा है, पहले लिख लेता हूं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी ग्रेविटेशनल प्लस फाइनल स्प्रिंग। ये तो मैं लिखने की जरूरत नहीं, मैं लिख दिया समझने के लिए, तुम लिख सकते हो, फर्स्ट सवाल है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अब तो तुम्हें रेफरेंस लेना होगा, तो यू आर फ्री टू चूज ए रेफरेंस, तुम यहां ले सकते हो, यहां ले सकते हो, यहां भी ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो। तो मैं तो इसी पोजीशंस को ले लिया, वो मेरा मन है, कहीं भी ले सकते हो, तो इसको जीरो ले लिया। स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में जीरो लेते हैं, जीरो। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मैक्सिमम इलोंगेशंस की बात कर रहे हैं तो जीरो, समझा दिया, प्लस फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्या लिखो बच्चों, मान लो ये x है, दिस इज x, x नीचे आया है, mgx प्लस या माइनस, माइनस mgx, माइनस प्लस माइनस एनर्जी, x इलोंगेशन होगा, ये नेचुरल लेंथ है, हाफ के एक्स स्क्वायर लिखेंगे। सो देखो यहां से जीरो आया, ये इसको इधर लेके आ जाओ तो आ जाता है हाफ के एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू mgx। हालांकि इसका दो सॉल्यूशन है, x इज इक्वल टू जीरो भी सॉल्यूशन है, x इज इक्वल टू जीरो आएगा इसका सॉल्यूशन,
और एक दूसरा भी सॉल्यूशन है, x इज इक्वल टू, यहां से देखो 2mg/k, टू mg/k। सो अगर ये नेचुरल लेंथ से छोड़ दिया ब्लॉक को तो ये अपने से कितना मैक्सिमम डिस्टेंस जाके रुकेगा 2mg/k पे। हालांकि वहां पे रेस्ट में रहेगा, फिर ऊपर जाएगा, बट सवाल रहेगा मैक्सिमम एलोंगेशन निकालने का। तो दिस इज योर आंसर। दिस इज द कॉमन मिस्टेक जो बता रहा हूं मैं। कॉमन मिस्टेक क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, अच्छा मैक्सिमम एलोंगेशन निकालना है, नेट फोर्स 0 कर देते हैं। तो वो लिख देते हैं नेट फोर्स 0, मतलब ब्लॉक के एक्स नॉट इज इक्वल टू mg दे देते हैं, और x नॉट आ जाता है वो mg/k। तो आंसर एक ऑप्शन सर्टेनली ये रहेगा, मैं 100% श्योर हूं कि ये सवाल पूछेगा तो एक ऑप्शन mg/k देगा, और बच्चे यही लिख के बढ़ जाते हैं। किसी ने ये गलती किया है पहले कभी? मैं 8-10 बार बोल दिया, मैक्सिमम एलोंगेशन के लिए कंडीशन क्या होगा, v इज इक्वल टू 0, लिख लोगे कहीं पे नोटबुक में। नाउ कंसीडर एट दिस पॉइंट, जहां पे नेट फोर्स 0 हुआ है ना बच्चों, इसको ना, जहां नेट फोर्स 0 होता है उसको ना इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोलते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ नेट फोर्स 0, एक्सेलेरेशन 0। अगर मैं पूछूं कि इस पूरे पोजीशन, ये पूरे मोशंस में बताओ कि वेलोसिटी मैक्सिमम किस पोजीशन पे है, इनिशियल पोजीशंस पे, कि फाइनल पे, कि इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे, कि इक्विलिब्रियम से थोड़ा इक्विलिब्रियम ऊपर, इक्विलिब्रियम के जस्ट इक्विलिब्रियम पहले। पे। इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम बहुत बढ़िया, क्योंकि यहाँ तो वेलोसिटी 0 है, एक्सेलेरेशन नीचे है, तो वेलोसिटी गेन कर रहा गेन कर रहा, यहां तक गेन किया, यहाँ पे एक्सेलेरेशन क्या हो गया 0। अब जैसे ये नीचे जा रहा है तो एक्सेलेरेशन हो जाएगा ऊपर, वेलोसिटी घटना शुरू हो गया है, तो दिस इज द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। तो ये लिख लेना, वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, या कहें जहां पे एक्सेलेरेशन 0 है, where acceleration is 0। अब मैं सवाल इसमें दूसरा सवाल ये भी है, फाइंड मैक्सिमम स्पीड ड्यूरिंग मोशन, मैक्सिमम स्पीड कितना एक्वायर किया है। तो सॉल्यूशंस लिख रहा हूं, मतलब देखो यहां से हमें ये निकल गया कि स्पीड मैक्सिमम कहां होगा, जिस समय इलोंगेशन x नॉट इज इक्वल टू mg/k है। अब क्या करेंगे, अप्लाइंग, ये तो निकल गया कि एक्सेलेरेशन यहां मैक्सिमम, ये कॉन्सेप्ट सीख लिया, बट है कितना ये निकालने के लिए, अप्लाइंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। किसके किसके बीच में, इनिशियल एंड एट मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम पोजीशन।
तो एकदम सही से अच्छे से समझना है इसको बच्चों, 2 बार देखना, और ये बहुत ही आसान सा सवाल है इनफैक्ट, बट बहुत ही बेसिक सवाल है। सर ये एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। यस सर। लेकिन स्पीड होगा कितना, तो मैंने लिखा अप्लाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन इनिशियल एंड दिस पोजीशन, EI is equal to EF. What is EI? Kinetic zero, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, जैसे पिछला में लिखा था, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जीरो। व्हाट इज फाइनल एनर्जी? काइनेटिक जीरो नहीं है, काइनेटिक मान लो v है, स्पीड तो हाफ mv स्क्वायर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कोई बताएगा? mgx/2 mgx नॉट। mgx नॉट, x नॉट कितना है? mg/k है ना। स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी कितना है? के अब देखो x नॉट तो हमने निकाल लिया है ना, x नॉट यहां पुट कर दोगे तो ये निकल जाएगा ना। सो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर लेके आ गया तो mg इंटू mg/k प्लस नहीं, इसको इधर ला जाएंगे तो माइनस 1/2k mg/k का स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर लो, m स्क्वायर g स्क्वायर बाई 2k आ जाएगा ये। तो यहां से ये हाफ हाफ जाएगा, v इज इक्वल टू आ जाएगा g इंटू रूट m/k। सही लिखा क्या? बच्चों मैंने इस सवाल को कहा था क्यों इंपॉर्टेंट, बिकॉज ना इस पे बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। हालांकि मेडिकल में बहुत टफ तो नहीं पूछता, इंजीनियरिंग में बड़ा ट्रिकी सवाल हो जाता है ये, इस पे बेस्ट बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, मेडिकल में भी आ सकता है। देखना उसी सवाल को मैंने ऐसे लगा दिया, तो बात वही है, ये तो स्ट्रिंग है, ये तो फिक्स्ड ही है। तो वही सवाल है कि ये m नीचे कितना जाएगा अगर रिलीज किया रेस्ट से, स्प्रिंग जस्ट नेचुरल लेंथ में, मतलब स्ट्रिंग जस्ट टाइट है, तो कितना जाएगा? तो इसका भी आंसर हो जाएगा x नॉट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2mg/k। In fact, अगर इसको भी रिलीज कर दिया
रेस्ट से रिलीज कर दिया, फाइंड द मैक्सिमम इलोंगेशन, और हम कर रहे ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट मोशन, ये M2 इससे टकरा नहीं रहा, ये लेंथ सफिशिएंट है। तो इसमें अगर पूछा जाए व्हाट इज मैक्सिमम इलोंगेशंस, वही रहेगा स्ट्रिंग इज जस्ट आउट इनिशियली, स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ। तो कोई बता सकता है मुझे कि मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं, 2m1g/k होगा कि 2m2g/k होगा कि 2m1 प्लस m2g/k होगा। ऑप्शन ए देखते हैं, तुम लोग दिमाग लगाते हो क्या, तुम्हारा गेस वर्क कितना सही रहता है। 2m1g/k। चार ऑप्शन दिया, अपना अपना दिमाग लगाओ और आंसर मैसेज करो मुझे। अच्छा, ये ए ऑप्शन जो लिखा था वो करेक्ट था, एंड मैक्सिमम इलोंगेशन इज अगेन 2m1g/k। रीजन इज कि इसका तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज ही नहीं हो रहा, सिर्फ आगे पीछे जा रहा है। तो और जब हम मैक्सिमम इलोंगेशंस की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी जीरो है, तो इसका जीरो है, तो इसका भी जीरो है, तो इसका कोई रोल नहीं रहेगा। लेकिन अगर मैं मैक्सिमम स्पीड की बात करूं कि ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट मोशंस इसका मैक्सिमम स्पीड कितना है, तो बच्चों उस केस में ये m2 का भी रोल आ जाएगा, बिकॉज जब इसका स्पीड मैक्सिमम होगा तो उतना ही स्पीड इसका भी होगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी में इसका भी लिखना है, इसका भी लिखना है, तो m2 का रोल हो जाएगा, है ना। और जब इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा तो ये टेंशन जो होगा m1g को बराबर होगा, टेंशन किसके बराबर होगा, kx0 के बराबर होगा। क्योंकि इसका एक्सेलरेशन जीरो तो इसका भी जीरो, तो kx0 इज इक्वल टू m1g पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। ये भी लिख देता हूं, वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ m1 will be 0, velocity maximum के लिए acceleration 0, that means kx0 is equal to m1g, so x0 is equal to m1g/k। और अगर कोई पूछेगा कि सर कितना वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, तो ये भी इस केस में निकाल ही लेता हूं। इस केस में अब मैंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखता हूं, EI इज इक्वल टू EF के जगह पे डेल्टा K प्लस डेल्टा U इज इक्वल टू 0 लिखता हूं एनर्जी कंजर्वेशन को लिखने की कोशिश करो। डेल्टा K में क्या आ जाएगा, इसका स्पीड अगर V है तो इसका भी V है, हाफ m1 प्लस m2 इंटू V स्क्वायर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख लिया डेल्टा K, चूंकि इनिशियली 0 है, प्लस डेल्टा U में 2 हो जाएगा बच्चों, एक हो जाएगा स्प्रिंग का और एक हो जाएगा ग्रेविटेशनल का। तो यहां के बाद यहां लिख रहा हूं हाफ m1 प्लस m2 V स्क्वायर, डेल्टा U ऑफ द स्प्रिंग हो जाएगा बच्चों हाफ के x0 स्क्वायर, क्योंकि फाइनल इलोंगेटेड है, इनिशियली 0 है। अब जो तुम्हें तकलीफ होगी वो ये लिखने में, डेल्टा U ऑफ द ग्रेविटेशन। क्या m2 के कारण कुछ डेल्टा U होगा क्या ग्रेविटेशन का, कहोगे नहीं सर। m1 के कारण यस, ये x0 डिस्टेंस नीचे आया है, तो डेल्टा U में तुमसे दो ऑप्शन पूछता हूं, प्लस m1g x0 लिखूं या माइनस लिखूं। माइनस माइनस लिखेंगे बिकॉज डेल्टा U मतलब ये नीचे गया है,
फाइनली कम है, इसलिए निगेटिव वर्ड ग्रेविटेशनल का घटा है, m1g x0 से नीचे गया है, इसलिए माइनस। अब यहाँ पे x0 का वैल्यू यहां से पुट कर दोगे, देन यू विल गेट दिस v, v निकल जाएगा। तो ये सवाल मुझे ध्यान नहीं रहता। बच्चों ये मेरा फेवरेट सवाल है और ये बच्चे मोस्टली मुश्किल में रहते हैं ऐसे सवाल में। अच्छा सवाल ये है कि एक 5 kg का ब्लॉक है और ये 3 kg का ब्लॉक है, एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ है, इट्स नॉट गिवन। स्ट्रिंग इज जस्ट आउट, मतलब ये स्लैक नहीं है, जस्ट आउट है, और यहां से ब्लॉक 3 kg ब्लॉक को छोड़ दिया, 3 kg ब्लॉक को छोड़ दिया। तो ये नीचे आएगा, नीचे आएगा, जैसे नीचे आएगा स्प्रिंग एलोंगेट होगा, स्ट्रिंग में टेंशन बढ़ेगा। तो ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट मोशंस क्या ये 5 kg ब्लॉक सरफेस को छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा? ड्यूरिंग ये बच्चों सवाल है, कोई कॉन्फिडेंस के साथ आंसर बता सकता है? सो बच्चों सबने कुछ अपना अपना आंसर दिया, इसका आंसर एक्चुअली होगा एस, यस, इट विल लीव द कॉन्टैक्ट। और सर क्यों ऐसा होगा? मुझे तो लग रहा है कि नहीं लीव करना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, चैतन्य को बोलता हूँ, चैतन्य तू एक काम करो, इसको पकड़ के रखो। 5 kg को उसने पकड़ लिया, छोड़ो, इसको पकड़ के होल्ड करके रखा, ये फिक्स्ड है। इसको छोड़ दिया, ये नीचे आएगा, कितना मैक्सिमम नीचे जाएगा? एक्स मैक्स बताओ। 2mg/k, इतना जाएगा कि नहीं मैक्सिमम? यस सर। तो उस समय इसमें टेंशन कितना हो जाएगा? टी मैक्स जो हो जाएगा स्ट्रिंग में, दैट इज इक्वल टू k इंटू एक्स मैक्स। k इंटू एक्स मैक्स कितना है? 2 इंटू 3g अपॉन k, दैट मीन्स हो जाएगा 6g। इसको पकड़ के रखे हुए है, नहीं जाने दे रहा चैतन्य ने। और क्या देखा ये देखा टेंशन जो मैक्सिमम हो सकता है वो 6g तक हो सकता है मैक्सिमम। मतलब अगर ये पकड़ के नहीं रखा होता तो जैसे ही टेंशन 5g हुआ होता वैसे ही ये सरफेस को लीव कर दिया होता। समझा क्या? मतलब इट विल लीव द कांटेक्ट, अगर चैतन्य नहीं पकड़ा होता तो ये सरफेस को छोड़ दिया होता। लिखा था सर मैंने। भी लिखा था। हाँ बहुत बच्चों ने लिखा था यस, आधे बच्चों ने यस लिखा था, आधे बच्चों ने नो लिखा था। और सलोनी ने कहा सर आपको जो अच्छा लगता है वही आंसर लिख लो। चलो
एक्चुअली बात ये है बच्चों कि हमें वैल्यू नहीं दे करके, नीट में तो पूछेगा ये वैल्यू दे के देगा, अच्छा यहाँ पे देखना अगर कैपिटल एम जो है ना वो लेस देन 2m रहेगा, इट विल लीव द कॉन्टैक्ट। अगर कैपिटल एम ग्रेटर देन 2m होगा इस केस में, देन इट विल नॉट लीव द कॉन्टैक्ट, बिकॉज यहाँ पे एक्स मैक्स कितना होगा, अगर ये लीव नहीं कर रहा तो एक्स मैक्सिमम हो जाएगा 2 स्मॉल mg बाई के, मतलब ये फोर्स जो लगाएगा 2 mg लगाएगा मैक्सिमम इलोंगेशन पे। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा ये सवाल। अब ऐसे सवाल हमने इनफैक्ट वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के ही किया था, बट अभी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के थ्रू कैसे कर सकते हैं वो बताता हूं मैं। इसको यहां से छोड़ दिया, पूछूंगा फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन। और ये स्मूथ सरफेस दे दिया, तो हम कहेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व, तो आइदर EI इक्वल टू EF लिखो या डेल्टा K प्लस डेल्टा U इक्वल टू 0 लिखो। मैं EI इक्वल टू EF लिख रहा हूं, इनिशियल वेलोसिटी दे दिया मैंने 0, EI सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी लिखता हूं 0। अब इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी है, स्प्रिंग का भी है, तो पहले ग्रेविटेशनल लिखता हूं, रेफरेंस यहां ले लूं क्या, अब ये तुम्हारे ऊपर है, अगर यहां ले लिया तो ये भी 0, नहीं सॉरी, अगर यहां लिया तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mg इंटू कैपिटल H प्लस स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी नेचुरल लेंथ में 0। फाइनल में मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा, जब वेलोसिटी हो जाएगा 0, काइनेटिक एनर्जी फिर से 0 प्लस ग्रेविटेशनल हो जाएगा 0 प्लस स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन सपोज x हुआ है तो हाफ के एक्स स्क्वायर। देखो कितना आसान सा सवाल हो जाएगा, x इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा कितना हो जाएगा 2 mgh अपॉन k का रूट, सॉरी 2 mgh अपॉन k का रूट। क्लियर? Yes, sir. Yes.